गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। सेशन हम किसके लिए कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर जो सब इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए हम क्लास ले रहे हैं, जिसमें आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला पार्ट चल रहा है, जिसमें जो पहला सब चैप्टर था बिल्डिंग स्टोन एंड रॉक, उसके 11 टॉपिक थे। इनमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक आप पे कवर हो चुके हैं। जो टॉपिक कवर हो चुके हैं उन टॉपिक के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, और जो टॉपिक कवर नहीं हुए हैं उन टॉपिक को भी हम रिमेनिंग कवर करवाएंगे और उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। हमारा मकसद है कि आप क्लास के अंदर ही क्वेश्चन करते जाएं, ताकि आपकी जो थ्योरेटिकल टर्म है ये सब याद होता जाए और बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस बनती जाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ब्रीफ में आपको जानकारी दे दें। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, हमारा मध्य प्रदेश का जो सब इंजीनियर एग्जाम है यानी एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के लिए हमारा आरंभ बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आरंभ बैच के अंदर हम कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग फर्दर कोई भी क्वेरी है तो इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आप 20% इसका ऑफ भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं, 10 सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है या फिर इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल में जानकारी ले लेनी है। अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने आपको कौन कौन से टॉपिक बताए थे एक बार मैं क्विकली बता देता हूँ। फोर्स ऑफ स्टोन था, है ना। कुल मिला के जो आज हमारा क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा मेजरली क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और आपके जो स्टोन वगैरह कैसे क्वेरिंग करते हैं जो हमने करवा दिया क्लास के अंदर, उन्हीं के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर आंसर देना है, इसके बाद कंटिन्यू करना है। ठीक है, पता तो चले क्लास को आपने कितनी सीरियसली उसको अच्छे से देखा है। क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको प्रॉपर इसका जवाब देना है। ठीक है, जिनको हमारी स्पीड फ्लो लगे 1.25 पे देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, क्लास को पूरा देखना है। एन एक्सप्लोजिव विच कंटेन्स 65% साल्टपीटर, 20% सल्फर, 15% चारकोल। आपको पता है कि एक्सप्लोजिव का यूज किया जाता है जब हम क्वेरिंग करते हैं, जब स्टोन की क्वेरिंग करते हैं उस टाइम पे क्वेरिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। यानी स्टोन जब निकालते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, चाहे अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, हम कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, और जिनको जल्दीबाजी है ना डबल स्पीड पे देखें। एक्सप्लोजिव क्या है, जैसे हम स्टोन की क्वेरिंग करते हैं, स्टोन की खुदाई करते हैं, ये तो टूल्स की मदद से कर सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं, या ब्लास्टिंग करते हैं। जब हम ब्लास्टिंग करते हैं, जब हम क्या करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, उस टाइम पे हमें विस्फोटक पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। अब उन विस्फोटक पदार्थों में बहुत सारे पदार्थ आते हैं जिनके अंदर कुछ कुछ मिनरल्स वगैरह होते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं, हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है डायनामाइट। पहला क्या दिख रहा है, डायनामाइट। पहले इसका देख लीजिए, 65% साल्टपीटर, 20% सल्फर, 15% चारकोल, ये आपके ब्लास्टिंग पाउडर के अंदर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लास्टिंग पाउडर। अब हम बात करते हैं डायनामाइट। जो डायनामाइट होता है ना, ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो 65% होता है ये आपका क्या होता है, 75% क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन रहता है। क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन रहता है, जो कि 25% जो फैंडी अर्थ होता है। कैसा अर्थ होता है, फैंडी अर्थ होता है। अब यहाँ पर थोड़ी हमारी राइटिंग साफ ना दिखे, क्योंकि जो अपना राइट हैंड है इसमें थोड़ा मोच आ गया था, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर लिख नहीं पा रहा हूँ, बट फिर भी आपको समझ में आ रही होगी बातें। 75% क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन रहता है, और 25% क्या होता है, फैंडी अर्थ रहता है। ठीक है, इसके अंदर डायनामाइट के अंदर। अब नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज का दूसरा नाम क्या होता है, गन कार्टन। क्या बोलते हैं, गन कार्टन। क्या बोलते हैं, गन कार्टन बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या रहता है, ये चीज़ भी आपको पता रहना चाहिए। इसके अंदर कुछ नहीं, कॉटन और नाइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, कॉटन प्लस नाइट्रिक एसिड, कॉटन प्लस नाइट्रिक एसिड होता है किसके अंदर, नाइट्रोसेल्यूलोज के अंदर। अच्छा, कोर डाइट के बारे में देखो, कोर डाइट तो बहुत पावरफुल होता है। पहली बात, बहुत ही पावरफुल होता है, स्मोकलेस होता है ना, स्मोक नहीं निकलता, इसमें धुआं नहीं निकलता, स्मोकलेस होता है, पावरफुल होता है। और इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जब स्टोन की क्वेरिंग करते हैं तो जब अपन ब्लास्टिंग करते हैं ना, तो ब्लास्टिंग के बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ यूज करते हैं, जिसमें जो ब्लास्टिंग पाउडर होता है इसके अंदर 65% साल्टपीटर होता है, 20% सल्फर होता है, 15% चारकोल होता है। नाइट्रोसेल्यूलोज के अंदर गन कार्टन होता है। ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज का दूसरा नाम गन कार्टन होता है, इसके अंदर कॉटन होता है और नाइट्रिक एसिड होता है।
डायनामाइट के अंदर 75% क्या होता है, 75% आपका नाइट्रोग्लिसरीन रहता है, 25% फेंडी अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब रहता है। ठीक है, अब ऐसे कह सकते हैं 75% नाइट्रोग्लिसरीन, 25% फेंडी अर्थ। तो आई होप पहला वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच में बी टर्म्ड एज अनस्ट्रैटिफाइड रॉक। अब आपके पास चार ऑप्शन है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, फ्लैट है। अब इनमें से इन चारों में से आपको बताना ऐसी कौन सी चट्टान है जो अनस्ट्रैटिफाइड है। अनस्ट्रैटिफाइड का मतलब वो लेयरदार नहीं है, वो क्या है, परतदार नहीं है, परतदार नहीं है। अब ऐसी कौन सी चट्टान है जो परतदार नहीं है, जिसमें लेयर्स नहीं है, अनस्ट्रैटिफाइड है, तो अब बताना पड़ेगा। अब आपने चीज़ क्लासिफिकेशन तो आपने पढ़ रखा है ना, तीन टाइप के क्लासिफिकेशन, एक तो हमने जियोलॉजिकल आपको बताया था, दूसरा फिजिकल बताया था, तीसरा केमिकल। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। फिजिकल में क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड होता है, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक होती है, और तीसरा क्या होता है, फोलिएटेड रॉक होती है। केमिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ रखा है ना, फिलेशियस रॉक होती है, फिलेशियस रॉक होती है, आर्जिलेशियस रॉक होती है, कैलकेरियस रॉक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अनस्ट्रैटिफाइड और स्ट्रैटिफाइड देख लेते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी जो आप देखते हैं। देखो जो स्ट्रैटिफाइड रॉक होती है इसमें क्या होता है, चट्टान लेयर्स होती हैं, क्या होती है, लेयर्स होती है, इस तरीके से लेयर्स होती हैं। अब जो अनस्ट्रैटिफाइड रॉक होती है उसमें लेयर्स नहीं होती। अच्छा, अब आपको मन सवाल आएगा, फिर ये रॉक बनती कैसे है। यदि आपको पता है रॉक कैसे बनती है, जैसे आपको पता है कि हमारा अर्थ का जो इनर कोर होता है ना, अर्थ का जो इनर कोर होता है तो बहुत सॉलिड होता है, लेकिन जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। अब लिक्विड स्टेट में क्यों होता है, आउटर कोर लिक्विड स्टेट में क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। बहुत सारे क्रैक एंड फिसर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, जो मैग्मा होता है ऊपर आ जाता है ना। जो मैग्मा लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, जो मटेरियल लिक्विड स्टेट के अंदर होता है ऊपर आ जाता है और ये लावा बन जाता है। ठीक है, ऊपर आ जाता है। अब इस टाइप के जो रॉक बनती है उसे क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो जो मैग्मा ऊपर आता गया, इकट्ठा होता गया, तो क्या बन गई, कौन सी रॉक बन गई, इग्नियस रॉक बन गई। और ये जो रॉक होती है आपके अनस्ट्रैटिफाइड रॉक होती है। कैसी रॉक होती है, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक होती है ना, इसमें कोई लेयर्स नहीं होती, ऐसे बनता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक होती है। अब इग्नियस रॉक में भी दो टाइप की रॉक होती है, कुछ तो अंदर जो जमा हो जाती है, कुछ बाहर जमा हो जाती है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब ये आपकी क्या हो गई, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक। अब धीरे धीरे क्या होता है, वेदरिंग एक्शन की वजह से जो पार्टिकल टूटने लगते हैं, ये पार्टिकल टूटते हैं, ये जो पार्टिकल टूटे हैं ना, इनको सेडिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। अब ये पार्टिकल जो हमारे बहुत सारे एजेंसी होते, पानी, हवा, इनके थ्रू जाके एक जगह पे इकट्ठा होते रहते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे डिपॉजिट होते जाते हैं। इस तरीके से जो चट्टान बनती है वो स्ट्रैटिफाइड होती है। क्या होती है, स्ट्रैटिफाइड होती है, और इसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी रॉक बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ आपको हिंट करने के लिए, एक दो दिन में सही हो जाएगा तो मैं प्रॉपर लिख के चीज़ें बताया करूँगा आपको। तो स्ट्रैटिफाइड रॉक क्या होती है, समझ में आ गई। इग्नियस रॉक हमारी क्या होती है, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक होती है। जो सेडिमेंट्री रॉक होती है स्ट्रैटिफाइड रॉक होती है। सबसे अच्छी बात गाइस ये है कि आपको यदि बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया, इग्नियस रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, तो सारे रॉक को समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, यदि आपको एग्जाम्पल याद है इग्नियस रॉक के, आपको एग्जाम्पल याद है सेडिमेंट्री रॉक के, तो आप आसानी से स्ट्रैटिफाइड और अनस्ट्रैटिफाइड रॉक के बारे में बता सकते हैं। क्लियर है चीज़ें, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के, यहाँ पर देखिए अब क्या पूछा है कि अनस्ट्रैटिफाइड रॉक कौन सी है, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक कौन सी है। तो भैया आपका जो सैंडस्टोन होता है, सैंडस्टोन तो आपका स्ट्रैटिफाइड रॉक होता है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। लाइमस्टोन भी आपका सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल, यानी स्ट्रैटिफाइड रॉक हो जाएगा, स्ट्रैटिफाइड रॉक हो जाएगा। मार्बल, जो मार्बल होता है ना, मार्बल, ये मार्बल क्या होता है, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक का। अब इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल यानी अनस्ट्रैटिफाइड रॉक है। मार्बल क्या है, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। अब इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल यानी अनस्ट्रैटिफाइड रॉक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्बल हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, फ्लैट क्या है, फ्लैट तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक है ना, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक जो आपकी इग्नियस रॉक होती है ना और सेडिमेंट्री रॉक होती है, इनमें टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण
ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण क्या इनका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बन जाती है कौन सी, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। कौन सी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। जो आपका मड स्टोन होता है, मड स्टोन क्या होता है, आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से इसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है ना। जो कैरेक्टर पहले रहता है, जो क्वालिटी या फिर कह सकते हैं जो इसका कैरेक्टर पहले रहता है, जो चरित्र इसका पहले रहता है, वो बदल जाता है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, तो ये फ्लैट में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है। आई होप आपको इन चीज़ों में थोड़ी क्लैरिटी आई होगी, और ज़्यादा डाउट आ रहा है तो आप क्लास को देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में सारी चीज़ें हमने बताई हैं यहाँ पर क्लास में। अभी ऑब्जेक्टिव सेशन में इतना ही बताएंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गई चीज़ें ना। चलिए, केमिकली मार्बल, जो केमिकली मार्बल का दूसरा नाम क्या होता है, केमिकली मार्बल इज नोन एज। तो भैया आपको पता है केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने फिलिफियस, आर्जिलेफियस और कैलकेरियस रॉक हमने बताया था। तो ये आपका हो जाएगा कैलकेरियस रॉक। कौन सा हो जाएगा, कैलकेरियस रॉक, ठीक है। कैलकेरियस रॉक के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है ना। जैसे आपका लाइम स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, मार्बल, ये सब किसके एग्जाम्पल है, यहाँ पे कैलकेरियस रॉक के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, कैलकेरियस रॉक के एग्जाम्पल है। अच्छा, आर्जिलेफियस रॉक जो होती है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट क्या होता है पता है आपको, सिलिका होता है ना। क्ले कह सकते हैं, क्ले ज़्यादा रहता है आर्जिलेफियस रॉक में। फिलिफियस रॉक में सिलिका बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है ना, सिलिका बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। अब ऐसे इसके एग्जाम्पल, फिलिफियस रॉक के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं बताएंगे आप लोग। जैसे ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, क्वार्टजाइट, ये फिलिफियस रॉक के एग्जाम्पल है। फ्लेट हो गया, इसके एग्जाम्पल क्या है, फ्लेट हो गया, और लेटेराइट हो गया, है ना। फ्लेट हो गया, लेटेराइट हो गया, एक किसके एग्जाम्पल है, फ्लेट हो गया, लेटेराइट हो गया। ये आपके एग्जाम्पल किसके होते हैं, ये आपके एग्जाम्पल है आर्जिलेफियस रॉक के बारे में। ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये तीनों क्लासिफिकेशन किसके होते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन, आर्जिलेफियस, कैलकेरियस, फिलिफियस। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, अब आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। किससे बनता है, जिप्सम से। जिप्सम के बारे में आपने पढ़ा होगा, किसे बोलते हैं, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, जिप्सम का दूसरा नाम क्या होता है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट यानी कैल्शियम सल्फेट इनटू 2H2O। ये आपका क्या होता है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। अब इसको जब आप गर्म करते हैं, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं 120 से लेकर के 180 डिग्री सेल्सियस पे, उस केस में क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या होता है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप क्या करो, जो आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसमें पानी ऐड कर दो, है ना, 1.5 गुना पानी और ऐड कर दो, तो ये आपका बन जाएगा जिप्सम। क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। पूरी चीज़ें क्लियर है ना। ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज करते हैं ना, इसका कहाँ यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ऑर्नामेंटल वर्क में, सजावटी कार्यों में, ऑर्नामेंटल वर्क। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसका आंसर जिप्सम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अ स्टोन इज रिजेक्टेड। हम स्टोन को रिजेक्ट कर देते हैं। स्टोन को रिजेक्ट कब करते हैं, जब पानी वो ज़्यादा, मतलब क्या होता है, एक गुड स्टोन होता है ना, जो गुड बिल्डिंग स्टोन होते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि बहुत कम पोरोसिटी हो, मतलब पानी को कम से कम सोखे, पानी को कम से कम ऑब्जर्व करे। लेकिन मान लो कितनी लिमिट होती है, 5 से 10%। 10% से ज़्यादा होगा तो फिर स्टोन को अपन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% ज़्यादा होगा रिजेक्ट कर देंगे, तो 10% इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। आया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक। अब यहाँ पर आप 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मतलब 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा रॉक है, कौन सा रॉक है, क्वार्ट्ज, माइका, माइका को क्या बोलते हैं, अभ्रक बोलते हैं ना हिंदी में, अभ्रक, ठीक है, जिप्सम। अब एक बात बताइए कि इन तीनों में से कौन सा रॉक है, तो आपको पता है इन तीनों में से कौन सा रॉक है कौन सा नहीं है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक चीज़ पता है ना, जो हमारे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं ना, बहुत सारे मिनरल,
इन्हीं मिनरल से मिलकर तो हमारा रॉक बनता है ना, और इन्हीं रॉक से हमारा क्या बनता है, स्टोन बनता है। इन्हीं रॉक से स्टोन बनता है। ये साइकिल हमने आपको स्टार्टिंग में क्लास के अंदर बता रखी है सारी चीज़ें, कि जो मिनरल्स होते हैं ये मिनरल्स बनते कैसे हैं, इनका भी जियोलॉजिकल, है ना, जियोलॉजिकल ओरिजिन होता है। जियोलॉजिकल ओरिजिन कह सकते हैं, फिर जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, अब जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा मिनरल बनते हैं, मिनरल से हमारे रॉक बने, और रॉक से क्या बनता है, स्टोन बनता है, स्टोन बनता है। ये चीज़ें पता है ना। अब ये ध्यान रखिए, इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं ये, इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बता दिया हमने। अब इसके एग्जाम्पल पता होगा, हमने इनके बारे में थोड़ा बताया था, आपको पता होगा, है ना, टोपाज वगैरह। हमने क्या बताया, क्वार्ट्ज हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया, कैल्साइट हो गया, डायमंड हो गया, टोपाज हो गया, है ना। एक टेबल बना के हमने बताई चीज़ें। तो ये जो क्वार्ट्ज है, माइका है, जिप्सम, ये तीनों क्या है, मिनरल्स है, रॉक नहीं है। ये क्या है, मिनरल्स हैं। तो फिर चलता फॉलोइंग इज रॉक, तो कोई नहीं, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे मिनरल्स है, रॉक नहीं है। जैसे कि यदि मैं बताऊँ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक रॉक है। ग्रेनाइट क्या है, रॉक है। ग्रेनाइट क्या है, रॉक है। अब ग्रेनाइट कौन सा रॉक है, ये चीज़ें हमने आपको बता रखी है। ग्रेनाइट आपका अनस्ट्रेटिफाइड रॉक यानी इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक है, ये आपकी इग्नियस रॉक है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, बताएंगे आप में से कोई। ग्रेनाइट के अंदर कौन कौन से मिनरल होते हैं, एक तो क्वार्ट्ज होता है ना, क्वार्ट्ज होता है। दूसरा फेल्डस्पर होता है ना, फेल्डस्पर भी बोलते हैं इसको प्रोनाउंसिएशन में। और तीसरा इसके अंदर क्या होता है, माइका होता है। ये तीन चीज़ें होती हैं इसके अंदर, है ना। तो ग्रेनाइट क्या है, एक रॉक है जिसके अंदर क्वार्ट्ज भी है ना, फेल्डस्पर भी है, माइका भी है। समझ में आ रही बात। ये तीनों क्या है, ये मिनरल्स हैं, ये रॉक नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर। रॉक हैविंग एल्यूमिना या क्ले इज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट, मतलब जो रॉक है ना उसके अंदर एल्यूमिना और क्ले बहुत मेजर मात्रा में है, उसे क्या बोलेंगे, सिलिशियस रॉक बोलेंगे, आर्जिलेशियस रॉक बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे, और इनमें से कोई नहीं। ये चीज़ें हमने कई बार आपको बता रखी है कि जिसके अंदर एल्यूमिना बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, एल्यूमिना बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, या फिर क्ले, है ना, इसे क्या बोलते हैं, ये आपकी होती है आर्जिलेशियस रॉक। जिसके अंदर सिलिका बहुत ज़्यादा मात्रा में हो वह सिलिशियस रॉक। जिसके अंदर कैल्शियम है ना, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा हो वो कैलकेरियस रॉक होती है। क्लियर है ना चीज़ें, है ना। सिलिशियस रॉक के एग्जाम्पल बार बार बता रहा हूँ, फ्लैट होता है और आपका लैटेराइट होता है। क्या होता है, लैटेराइट होता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव मोर देन, जो हमारा गुड बिल्डिंग स्टोन होता है उसके क्रशिंग स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होनी चाहिए बताइए। 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 किलोग्राम, 1400, 2000। आपको पता है 100 MPa, आपने पढ़ रखा होगा 100 MPa, MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इसका आ जाएगा 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पास आपको पता होगा स्टोन का हम क्रशिंग टेस्ट करते हैं, स्टोन का क्या करते हैं, क्रशिंग टेस्ट करते हैं। अब जो क्रशिंग टेस्ट होता है एक क्रशिंग स्ट्रेंथ जानने के लिए किया जाता है। क्या जानने के लिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ जानने के लिए किया जाता है। ये चीज़ पता है आपको। अब कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए प्रोसेस सिंपल सा होती है। आपको क्या करना होता है, स्टोन को क्यूब साइज में रेडी करना पड़ता है। किस साइज में, क्यूब साइज में, 40 इंटू 40 ये आपकी स्टोन की क्या होती है, साइज होती है, एक क्यूब की साइज होती है। इस साइज में आपको ले लेना है। कम से कम आपको तीन तो ले ही लेना है, 3 नंबर आप रेडी कर लो, 3। फिर इसको क्या करो, 72 आवर्स, 72 घंटे इसको पानी के अंदर डुबो के रखो, सैचुरेटेड करके रखो, है ना। किस कंडीशन में रखना है, सैचुरेटेड कंडीशन में रखना है। सैचुरेटेड कंडीशन में आपने रख दिया, फिर इसको आपको निकाल लेना है। ये मान लो स्टोन का पीस है, समझ लो ये स्टोन का पीस है। तो इस स्टोन के पीस के ऊपर आपको क्या करना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्टोन के पीस के ऊपर आपको प्लाईवुड कवर करना है। इसके ऊपर क्या करना है, प्लाईवुड कवर करना है, ठीक है। जो जिसके ऊपर लोड आने वाला है ना, मान लो इस सरफेस पे आप लोड अप्लाई करने वाले हैं, इस सरफेस पे आप लोड अप्लाई करने वाले हैं। तो ये जो सरफेस है, मैं कलर चेंज कर दूँ, इस सरफेस को आपने क्या किया, इस सरफेस को आपने प्लाईवुड से
है ना, इसकी थिकनेस 5 mm होती है, इससे आपने कवर कर दिया, यानी इसको बोलते हैं लोड बियरिंग सरफेस। क्या बोलेंगे, ये जो सरफेस है इसको बोलेंगे लोड बियरिंग सरफेस। इस लोड बियरिंग सरफेस को आपने 5 mm प्लाईवुड, किससे, प्लाईवुड, अब लिखवाऊँ क्या है, सारी चीज़ मैंने क्लास में बता रखी है आपको, 5 mm प्लाईवुड से कवर कर देते हैं, फिर इसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं। अब ये जो लोड होता है ना, ये 14 न्यूटन पर mm² के रेट से आता है। 14 न्यूटन पर mm² के रोड से आप एक्जेली लोड अप्लाई करते हैं। तब तक करते हैं जब तक ये ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए, ठीक है, जब तक सिंपल डिवाइड ना हो जाए, टुकड़ों में टूट ना जाए। तो हम क्या करेंगे, जितने लोड अपान और ये जो बियरिंग वाला एरिया है, जो सरफेस एरिया है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एरिया बियरिंग सरफेस, इससे डिवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ बियरिंग सरफेस, एरिया ऑफ बियरिंग सरफेस, इससे अपन डिवाइड कर देते हैं। तो क्या निकल के आ जाता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ निकल के आ जाती है। क्या आ जाती है, ये जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है निकल के आ जाती है। तो मैं अगेन बता देता हूँ, जो क्रशिंग टेस्ट होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ जानने के लिए किया जाता है, क्रशिंग टेस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ जानने के लिए किया जाता है। अब क्रशिंग स्ट्रेंथ अच्छे स्टोन के 1000 न्यूटन पर 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम तो नहीं होनी चाहिए, ये इसका आंसर होगा। कैसे प्रोसेस क्या होता है, आपको स्टोन को क्यूब साइज में कन्वर्ट करना है, 40 mm 40 mm 40 mm। फिर इस स्टोन को कन्वर्ट करने के बाद, इसको कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल सा क्या करना है, जो ये आपका क्यूब होता है ना, इस क्यूब के ऊपर जो बियरिंग सरफेस जिसमें लोड आने वाला होता है 5 mm प्लाईवुड से कवर कर दीजिए। फिर इसमें लोड अप्लाई करिए 14 न्यूटन पर mm² के रेट से, जब तक ब्रेक ना हो जाए, डिवाइड ना हो जाए, तब तक लोड अप्लाई करना है, ठीक है। फिर लोड अपन एरिया बियरिंग सरफेस, यू कैन इजीली कैलकुलेट क्रशिंग स्ट्रेंथ। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अच्छी बात है, पढ़ने में अच्छे हैं, आएगी बात, नहीं है तब भी आएगी। बस हमारा मकसद ये होता है कि यदि आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं, आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए। अब ये क्या है ना, ऑब्जेक्टिव वाली क्लास है, जब हमारी आप क्लास लेके देखेंगे, 2-4 क्लास आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सिविल इंजीनियरिंग बहुत आसान होती है, बस समझाने वाला कोई ढंग का होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यदि आप बहुत पहले पढ़े हुए हैं, सारी चीज़ें आपको आती है, तो डबल स्पीड पे देखिए, तो आपका भी काम हो जाएगा और जिनको नहीं आते उनका भी काम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड इन सिटू यूजिंग। तो हार्डनेस ऑफ रॉक, हम स्टोन की हार्डनेस निकालना चाहते हैं भैया, इसके लिए अपन करते हैं स्किम्ड हैमर टेस्ट, यानी इसका आंसर ये होगा स्किम्ड हैमर टेस्ट। इसको बोलते हैं स्किम्ड रिबाउंड हैमर टेस्ट बोला जाता है ना, स्किम्ड हैमर रिबाउंड टेस्ट भी कहा जाता है, कई बार क्या बोलते हैं, रिबाउंड टेस्ट भी कहा जाता है। इसका यूज करते हैं क्या डिटरमाइन करने के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दो चीज़ें होता है, एक तो हार्डनेस होता है, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करनी है ना, और स्टोन की हार्डनेस चेक करनी है, तो अपन स्किम्ड हैमर टेस्ट करते हैं, ठीक है, ये तो पता चलेगा। अच्छा स्मिथ टेस्ट क्यों करते हैं, अब ये सारे सबके बारे में तो पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। देखो हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा स्टोन है, क्या इस स्टोन के अंदर ऐसा कोई मटेरियल है जो फेल्यूबल है ना, क्या है, फेल्यूबल है। अब वो फेल्यूबल है तो मान लो कंस्ट्रक्शन यूज कर दिए, पानी पड़ेगा तो फिर वो डैमेज हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि फेल्यूबल मैटर की प्रेजेंस को चेक करने के लिए स्मिथ टेस्ट करते हैं। पानी के अंदर क्या करते हैं, स्टोन को डुबो देते हैं, है ना, फुल एक मान लो एक टैप में पानी भरा और इसके अंदर स्टोन को डुबो दिया, फिर चेक कर लेते हैं भैया कोई फेल्यूबल मैटर है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा एसिड टेस्ट क्यों करते हैं, एसिड टेस्ट का मतलब होता है कि जो हमारा स्टोन होता है एटमॉस्फेरिक एक्शन के अगेंस्ट उसकी कितनी औकात होती है रजिस्ट करने की, हाउ मच एटमॉस्फेरिक एक्शन कैन बी रजिस्टर्ड बाय स्टोन। एटमॉस्फेरिक एक्शन कितना रजिस्ट कर सकता है हमारा स्टोन, इसके लिए अपन एसिड टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एसिड टेस्ट करते हैं। हमने स्मिथ टेस्ट के बारे में बताया कि हमारा जो स्टोन होता है उस स्टोन के अंदर कितना फेल्यूबल मैटर है कि नहीं है। अगर फेल्यूबल मैटर है, आप कंस्ट्रक्शन में यूज कर दो डैमेज हो जाएगा, तो पानी के अंदर डाल के चेक कर लेते हैं। एसिड टेस्ट क्यों करते हैं, एसिड टेस्ट हमने बताया कि एटमॉस्फेरिक एक्शन के अगेंस्ट कितना उसकी रजिस्ट करने की कैपेसिटी है, उसके लिए एसिड टेस्ट करते हैं। अच्छा अब इसके लिए क्या करना है कि 100 ग्राम आपको स्टोन के टुकड़े ले लेना है, ठीक है, स्टोन के टुकड़े 100 ग्राम आप ले लीजिए। फिर इसको क्या करिए 5%, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5% HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपको डुबो देना है, ठीक है।
3 दिन तक, 3 दिन तक आप डुबो देंगे। अब मान लीजिए उसके जो स्टोन है ना, इसमें एजेफ होते हैं, जैसे ये आपके एजेफ हैं, यदि इनके एजेफ में कुछ आ गया, डैमेज हो गए हैं, कुछ एजेफ कम हो गए हैं, ऊपर नीचे हो गए हैं, समझ लो भैया कि स्टोन की जो स्ट्रेंथ है ना, स्टोन की जो रजिस्टिंग कैपेसिटी है एटमॉस्फेरिक एक्शन के अगेंस्ट तो कम है। तो ये चेक करते हैं, क्या करना है, 100 ग्राम आपको स्टोन के टुकड़े ले लेना है ना, 5% HCl+H2SO4 के अंदर डुबो देना 3 दिन तक। इसके बाद आप चेक कर लेते हैं कि फार्प एजेफ में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। क्लियर है चीज़ें। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए। किसके लिए करते हैं, ड्यूरेबिलिटी के लिए किसका करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते हैं। अच्छा, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसे करेंगे, तो आप क्या करना है, आपको एक स्टोन का सैंपल लेते हैं और इसको सोडियम सल्फेट या Na2SO4 के अंदर डुबोते हैं, है ना, 2 घंटे तक। 2 घंटे तक। अब आपने क्या किया, स्टोन का जो सैंपल है इसका मान वजन आपने ले लिया कि भैया इसका वजन 300 ग्राम है, इसका वजन 300 ग्राम है। फिर आपने सोडियम सल्फेट के अंदर डाल दिया 2 घंटे के लिए। फिर इसका वजन देखते हैं कि वजन में क्या डिफरेंस आया। ये आपका ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बातें। हमने ब्रीफ में बता दिया, बाकी की चीज़ें हमने क्लास में डिटेल में बता रखी है। सवाल क्या पूछा था कि हार्डनेस ऑफ द रॉक कैन बी टेस्टेड, तो भैया हार्डनेस और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए अपन स्किम्ड रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, क्रशिंग स्ट्रेंथ जो गुड बिल्डिंग स्टोन होते हैं उसकी कितनी होती है, गुड बिल्डिंग स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो अभी हमने बता रखा है आपको, अभी मैंने पूरा टेस्ट का प्रोसेस बताया था ना, कहाँ पास बताया था, जस्ट मिनट, हाँ ए वाला मैंने बताया था पूरा पूरा, ठीक है। 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 100 MPa, तो 100 MPa आ जाएगा ना, FB नंबर आपका आंसर होगा। क्लियर है चीज़ें, बहुत बढ़िया। द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स, अच्छा बिल्डिंग पायर्स बोलते हैं ना। अच्छा, बिल्डिंग पायर्स क्या होते हैं, वर्टिकल लोड बियरिंग मेंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, वर्टिकल लोड बियरिंग मेंबर होते हैं, है ना। अरे कॉलम जैसे होता है ना, कॉलम है ना, किसी बिल्डिंग का कॉलम, ये जनरली RCC के बने होते हैं, है ना, RCC के बने होते हैं, बट सम केसेस में स्टोन के बन जाते हैं। कई बार क्या है, स्टोन के बने होते हैं। अब ये इसमें लोड आता है ना, लोड आएगा, बीम से लोड आएगा इसमें कॉलम पे, कॉलम से लोड जाता है फाउंडेशन पे, है ना। ये जो बीम है, इस बीम से लोड आएगा कॉलम पे, कॉलम से लोड हो जाएगा फाउंडेशन पे, तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस केस में अपन क्या यूज करेंगे, ग्रेनाइट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कौन सी राख है, इग्नियस अनस्ट्रेटिफाइड राख होती है। क्लियर है चीज़ें। तो ऐसा चीज़ यूज करेंगे ना जो मतलब खासा ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत अच्छी हार्डनेस होनी चाहिए। तो ग्रेनाइट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा क्या होता है, ड्यूरेबल होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, इसलिए बिल्डिंग पियर्स के केस में भी इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, बिल्डिंग पियर्स के पायर्स के केस में यूज कर लेते हैं। क्लियर है चीज़ें ना, बहुत बढ़िया। ओके, अगला है बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर। जो बेसाल्ट स्टोन होता है वो नेचर वाइज कैसा होता है, बेसाल्ट स्टोन इज नेचर वाइज। तो आपको 2-3 चीज़ें पता है कि वोल्केनिक प्लूटोनिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वोल्केनिक क्या होता है, प्लूटोनिक क्या होता है। देखो जैसे ये आपका समझो अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पास बहुत सारा क्या मैग्मा होता है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। अब यहाँ पास कुछ मैग्मा यहीं रुक जाता है और यहाँ रॉक बन जाता है, कुछ होता है ऊपर आ जाता है और यहाँ रॉक बनता है। तो जो ऊपर बनता है उसे बोलते हैं वोल्केनिक, है ना, जो धरती के ऊपर आ जाता है। और इसमें क्या होगा, धरती के ऊपर आता है तो फास्ट कूलिंग होगी, धरती के ऊपर आ जाता है तो क्या होती है, फास्ट कूलिंग होगी, फास्ट कूलिंग होगी। और इसमें क्या होगी, धरती के नीचे रहता है, टेम्परेचर भी रहता है तो स्लो कूलिंग होगी। कैसे कूलिंग होगी, स्लो कूलिंग होगी। ठीक है, तो जो ऊपर बनते फिर वोल्केनिक कहते हैं, जो नीचे बनते फिर प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। प्लूटोनिक रॉक कहते हैं, क्या होते हैं, प्लूटोनिक रॉक कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। क्लियर चीज़ें। तो बेसाल्ट क्या होता है, बेसाल्ट किसका एग्जांपल, बेसाल्ट आपका इसका वोल्केनिक एग्जांपल बेसाल्ट होता है ना, एंडेस्टाइट होता है। ठीक है, तो बेसाल्ट आपका वोल्केनिक का एग्जांपल है। ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, डायोराइट हो गया, है ना। इसमें ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट ये आपके एग्जांपल होते हैं प्लूटोनिक के। तो इनके एग्जांपल याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे सवाल आते हैं।
ग्रेनाइट इज अ रॉक दैट इज बाय नेचर, तो ग्रेनाइट के बारे में पता है, ग्रेनाइट को मैंने बता दिया ना, ग्रेनाइट कौन सा नेचर का होता है, ग्रेनाइट गैब्रो डायोराइट या आपको प्लूटोनिक रॉक होता है, तो इसका एग्जांपल प्लूटोनिक हो जाएगा, सिंपल सा ऑप्शन है, प्लूटोनिक हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म, हीट एंड प्रेशर के कारण, आपको पता है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है, हीट एंड प्रेशर के कारण जो हमारी रॉक होती है उनके करेक्टर में चेंजेस आ जाते हैं, करेक्टर में क्या होते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, तो ऐसे जो रॉक बनती है उसे क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, कौन सी रॉक बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ये चीज़ आपको पता है। तो अब अंडर हीट ग्रेनाइट किस में ट्रांसफॉर्म होता है, क्वार्टजाइट, मार्बल, नीज, फ्लैट, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वार्टजाइट होता है, देखो जो फैंड स्टोन होता है, फैंड स्टोन, फैंड स्टोन आपका कन्वर्ट होता है क्वार्टजाइट में, फैंड स्टोन आपका कन्वर्ट होता है क्वार्टजाइट में, जो लाइम स्टोन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में, लाइम स्टोन मार्बल में, जो आपका ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट ये आपका निज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका मड स्टोन होता है, मड स्टोन ये आपका फ्लैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ, आपको भी ऐसी चीज़ पता होनी चाहिए बिल्कुल एकदम से। जो फैंड स्टोन होता है ये आपका क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हुआ यानी मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। लेकिन फैंड स्टोन कौन सा रॉक है, फैंड स्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक है, यानी आपका स्ट्रैटिफाइड रॉक है, क्लियर चीज़ है। आपका लाइम स्टोन के बारे में, तो लाइम स्टोन आपका क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, लाइम स्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक, मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक, अब सेडिमेंट्री रॉक में स्ट्रैटिफाइड रॉक है, ठीक है। ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक है, ये आपका रिच क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। मड स्टोन भी कौन सा रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक है, और ये आपका अनस्ट्रैटिफाइड रॉक हो जाए, सॉरी फ्लैट आपका मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। आई होप आपको इन चीज़ों में क्लियरिटी अच्छे से आ जाती है। तो अंडर हीट एंड प्रेफर ग्रेनाइट आपका कन्वर्ट हो जाता है नीज में, इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। इसको जेनेसिस भी बोलते हैं, है ना, जेनेसिस। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे जब क्वेश्चन कई बार करेंगे तो सारे एग्जांपल याद हो। क्वार्टजाइट एंड मार्बल, क्वार्टजाइट एंड मार्बल हमने बताया, क्वार्टजाइट आपका बनता है सैंड स्टोन से, और जो मार्बल आपका बनता है लाइम स्टोन से, दैट इज ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है, कौन सा होता है, मेटामॉर्फिक रॉक। क्वार्टजाइट आपका बनता है सैंड स्टोन से, लाइम स्टोन बनता है, मार्बल बनता है लाइम स्टोन से, मेटामॉर्फिक रॉक है, क्लियर चीज़ है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला बताइए, ये क्या होगा, द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मेशनरी, नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज नोन, द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मेशनरी कैसे रहता है, देखो सिंपल समझो कि ये आपका अर्थ सरफेस है, अब यहाँ बहुत सारे स्टोन हैं, ये बहुत सारे क्या हैं, स्टोन हैं, इस तरीके से स्टोन है, बहुत सारे क्या हैं, स्टोन है। तो अब ये जो नेचुरल बेडिंग प्लेन, ऐसा प्लेन जिसके अबाउट ये आपका जो ए प्लेन है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये आपके नेचुरल बेडिंग प्लेन होते हैं, NBP, मतलब ऐसा प्लेन जिसके अबाउट स्टोन को आसानी से तोड़ा जा सके, है ना। नेचुरल बेडिंग प्लेन क्या होते हैं, ऐसा प्लेन जिसके अबाउट स्टोन को आसानी से तोड़ा जा सके। अब यदि इसके इस तरीके से आप प्रेशर लगाएंगे तो आसानी से टूट जाएगा, जब पत्थर तोड़ना होता है ना स्टोन से, तो आप इस तरीके से आप मतलब जो उसका नेचुरल बेडिंग प्लेन होते हैं ना, इसके पैरेलल अपन प्रेशर लगाते हैं। लेकिन अब स्टोन को हम यूज कर रहे हैं स्टोन मेशनरी में, दीवारें बना रहे हैं, तो हम तो नहीं चाहते कि वो टूट जाए, तो हम इसके परपेंडिकुलर, है ना, इसके क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर लोड लगाएंगे, है ना, इसके परपेंडिकुलर लोड लगाएंगे। तो एट नॉर्मल, है ना, इसके परपेंडिकुलर पर लोड लगाते हैं, ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा मिलती है। ऐसे लोड पैरेलल लोड लगाएंगे तो टूट जाएगा, तो पैरेलल तो अपन लगाते नहीं है, है ना, 45-30 डिग्री पे नहीं, परपेंडिकुलर लगाते हैं, 90 डिग्री पे लोड लगाते हैं सीधे सीधे नेचुरल बेडिंग प्लेन के, स्ट्रेंथ अच्छी काफ़ी मिल जाती है। तो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही, है ना, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैंने बता दिए थे प्रॉब्लम क्या है, तो क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे अगले सेशन के अंदर, 1-2 दिन से क्लास बहुत सिस्टमेटिक आपकी चलने लग जाएगी। तो जितनी क्लासेस हो गई हैं उनके प्रॉपर आप रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, घबराना नहीं है। यदि आपको क्लास रिकॉर्डिंग भी हम दे देते हैं तो उनको भी आपको कवर करना है, ठीक है।
थोड़े दिनों के अंदर 1 या फिर 2 दिन के अंदर हम लाइव लेना कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, लाइव लेना कंटिन्यू कर देंगे। बाकी के टीचर्स आपके फेफन में लाइव क्लास ले रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आपको आ रही हो तो इन दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें प्रॉब्लम आ रही है। और यदि आप इस वीडियो को पहली बार यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा आरंभ बैच आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से बहुत अच्छे तरीके से इस सेशन को हम करवा रहे हैं और इसमें 2 साल की वैलिडिटी भी इस कोर्स में है। तो एक बार यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग सीख ली तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ होने वाला नहीं है ना। लाइफ में मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत कुछ नहीं होता, डायरेक्शन सही होने से वो इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।